हेलो स्टूडेंट, मैं अरविंद कुमार लेक्चरर सिविल जेपीसी झुंझुनू। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको कंपोनेंट ऑफ बिल्डिंग के बारे में बताऊंगा। पिछले लेक्चर में हमने बिल्डिंग की डेफिनेशन, बिल्डिंग के क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑक्यूपेंसी के आधार पर देखा था। अब हम आज के इस सेशन में बात करेंगे कि बिल्डिंग के कौन कौन से घटक यानी कंपोनेंट होते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो कॉमन बिल्डिंग कंपोनेंट है, जो बेसिक बिल्डिंग के कंपोनेंट है वो दो कंपोनेंट होते हैं। एक सुपर स्ट्रक्चर होता है तथा दूसरा सब स्ट्रक्चर होता है। सुपर स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात करें तो सुपर स्ट्रक्चर इज दैट पार्ट ऑफ बिल्डिंग विच इज अबव द ग्राउंड एंड विच सर्व द पर्पज ऑफ बिल्डिंग इंटेंडेड यूज। यानी सुपर स्ट्रक्चर भवन का वह भाग होता है जो पृथ्वी की सतह से ऊपर स्थित होता है तथा भवन का जो इंटेंडेड यूज है, जिस पर्पज़ के लिए हमने भवन का डिज़ाइन किया, बिल्डिंग का डिज़ाइन किया, उस उद्देश्य को पूरा करे, वह हिस्सा क्या कहलाता है? सुपर स्ट्रक्चर कहलाता है। सुपर स्ट्रक्चर में निम्नलिखित कंपोनेंट इंक्लूड्स होते हैं। इट इंक्लूड्स फॉलोइंग। तो बात करें, सबसे पहला आता है प्लिंथ। प्लिंथ जिसे हम कुर्सी तल कहते हैं, वॉल एंड कॉलम, नेक्स्ट बीम, नेक्स्ट आर्चेज, रूफ एंड स्लैब, लिंटल एंड आर्चेज, छज्जा, पैरापेट, स्टेप एंड स्टेयरकेस। ये सभी कंपोनेंट सुपर स्ट्रक्चर के अंतर्गत कंसिडर होते हैं। अब बात करें सुपर स्ट्रक्चर में, तो सुपर स्ट्रक्चर वह होता है जिसको हम हिंदी में अधिसंरचना कहते हैं, जो भूमि स्तर या फर्श तल के मध्य होता है, वो कुर्सी तल कहलाता है। प्लिंथ की बात करें और सामान्यतः में इसे प्लिंथ लेवल कहते हैं। तो अब हम इनके बारे में देखेंगे। अब ये हमने बात की थी सुपर स्ट्रक्चर, अब बात कर रहे हैं सब स्ट्रक्चर की। तो सब स्ट्रक्चर इज द लोअर पोर्शन ऑफ द बिल्डिंग, कि भवन का सबसे नीचे का हिस्सा सब स्ट्रक्चर होता है, विच इज़ लोकेटेड बिलो द ग्राउंड लेवल, जो कि पृथ्वी के सतह से या सतर से नीचे स्थित होता है, विच ट्रांसमिट द लोड ऑफ सुपर स्ट्रक्चर टू द सब सोयल। यानी सब स्ट्रक्चर बिल्डिंग का नीचे का वह हिस्सा होता है जो ग्राउंड लेवल से नीचे स्थित होता है, तथा जो सुपर स्ट्रक्चर है उसके कारण सुपर स्ट्रक्चर का भार ग्राउंड के अंदर स्थानांतरित करता है, वह अधोसंरचना या सब स्ट्रक्चर कहलाता है। जो फाउंडेशन होता है, जनरली जो सब स्ट्रक्चर है उसमें फाउंडेशन इंक्लूड होता है। यानी कि सब स्ट्रक्चर के अंदर कौन सा कंपोनेंट आता है? बिल्डिंग का फाउंडेशन आता है। इसके अलावा दीवार, फ्लोर, रूफ, डोर, विंडो, ऑल दीज आर इंक्लूडेड इन सुपर स्ट्रक्चर। अब हम बात करेंगे वन बाय वन, एक एक के बारे में, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं फाउंडेशन की, जो सब स्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो फाउंडेशन क्या होता है, इसको हम डिटेल से एक वीडियो लेक्चर में देखेंगे, अभी केवल इसको ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। तो फाउंडेशन होता है, उसका मुख्य कार्य होता है, फाउंडेशन का मुख्य कार्य स्वयं कोई भार वहन न करके नीचे भूमि पर स्थित अधिक क्षेत्र पर वितरित करना होता है। नींव संरचना के भार को अधिक क्षेत्र में वितरित करती है, जिससे नीचे की मृदा पर भार उसकी धारक क्षमता से कम बना रहे। यानी कि फाउंडेशन जो स्ट्रक्चर है उसका मेन पर्पज़ है या मुख्य कार्य है वो है कि जो अधिसंरचना सुपर स्ट्रक्चर का भार है उसको ग्राउंड के अंदर ट्रांसफ़र करना और उसको ज़्यादा एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट करना, ताकि जो सोयल है या ग्राउंड है उसकी सेफ बीरिंग कैपेसिटी है उस लिमिट के अंदर वर्किंग स्ट्रेस मेंटेन रहे। नींव भार को नीचे की मृदा पर समान रूप से वितरित करती है। यानी कि जो फाउंडेशन होता है, जितना भी उस पर सुपर स्ट्रक्चर का लोड आ रहा है उसको सोयल पर इक्वली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करती है, तथा जिसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी यूनिफॉर्मली होता है। इन केस अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है लोड का या स्ट्रेसेस का, तो उसके कारण क्या होगा कि बिल्डिंग के अंदर दरारें, क्रैक्स
फॉर्मेशन की संभावना रहती है। अब सेकंड जो बात करें, ये फाउंडेशन के बारे में देखा था। अब बात करते हैं जो मेसनरी यूनिट्स हैं, जिसके अंदर हम जानते हैं वॉल है, कॉलम है, प्लिंथ है, बीम, आर्चेज इत्यादि इंक्लूड होता है। अगर हम मेसनरी यूनिट की बात करें तो इसके अंदर कौन वॉल्स इंक्लूड होती हैं, कॉलम इंक्लूड होते हैं, जो दीवारें होती हैं और कॉलम होती हैं तथा भवन की जो अलग अलग यूनिट्स होती हैं को मसाले द्वारा एक साथ बॉन्डिंग करके बांध कर निर्मित करना चिनाई कहलाता है। यहाँ सबसे पहले हमारा आता है मेसनरी क्या होती है, चिनाई जिसे हम हिंदी में कहते हैं। तो मेसनरी बेसिकली क्या होता है, दीवार है, कॉलम है या बिल्डिंग की अन्य कोई यूनिट है, उनको मसाले द्वारा, बिल्डिंग यूनिट से मतलब है कि ब्रिक है, स्टोन है या एग्रीगेट, मसाले द्वारा एक साथ बांधकर जो कंस्ट्रक्शन करने का जो प्रोसेस है वह चिनाई कहलाता है। सामान्यतः ये भवन में जो यूनिट है, बिल्डिंग यूनिट है, मे बी स्टोन, ब्रिक, जिन्हें हम सामान्यतः मैसनरी यूनिट कहते हैं। पत्थर की इकाइयों को मसाले द्वारा बांधकर जो कंस्ट्रक्शन किया जाता है, निर्माण करना, पत्थर की चिनाई स्टोन मैसनरी कहलाता है। अगर हम कंस्ट्रक्शन में बिल्डिंग यूनिट एज ए ब्रिक यूज़ कर रहे हैं और मसाले के साथ यूज़ करें, देन इट इज़ कॉल्ड ब्रिक मैसनरी। दीवारें किसी भी बिल्डिंग का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होती है। दीवार का मुख्य कार्य होता है कि भवन के किसी एक स्थान को घेरना या उसका उपयोगी कार्य के लिए विभाजन करना होता है। तो दीवारें गर्मी है, सर्दी है, धूप है, वर्षा है आदि से सुरक्षा प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त ऊपर की मंजिलों का भार वहन करना, एकांतता प्रदान करना, सेपरेशन प्रोवाइड करना भी दीवार के मुख्य कार्य होते हैं। दीवारों की जो पोजीशन है और उनका कार्य उनकी कई प्रकार से स्थिति के अनुसार हो सकता है, जैसे लोड बीरिंग वॉल, नॉन लोड बीरिंग वॉल, पार्टीशन वॉल, होलो वॉल, पैरापेट वॉल। यानी कि आप जो दीवार प्रोवाइड कर रहे हो उसका फंक्शन क्या है, अगर वह लोड को बियर कर रही है तो लोड बीरिंग वॉल कहलाएगी, अगर उस पर कोई भार नहीं आ रहा तो वो नॉन लोड बीरिंग वॉल कहलाएगी। और हम पार्टीशन के लिए अगर दीवार का कंस्ट्रक्शन करें, दैट इज कॉल्ड पार्टीशन वॉल। तो ये इसमें हमने देखा था वॉल के बारे में। अब बात करें फ्लोर स्ट्रक्चर की, जिसमें हम रूफ, स्लैब, इसको अलग से हम कवर करेंगे। तो फ्लोर स्ट्रक्चर होता है तो ये बेसिकली एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है जो भवन को सीमित दायरे में कई भागों के रहने के अनुसार हम उसको डिवाइड कर सकते हैं एवं भवन की विभिन्न वस्तुओं, फर्नीचर इत्यादि को सहारा प्रदान करता है। जो अब हम बात करते हैं रूफ स्ट्रक्चर की, रूफ एंड स्लैब्स की। यदि किसी बिल्डिंग की बात करें, यदि किसी भवन और इस प्रकार के अन्य संरचना के टॉप पर किसी सामग्री, किसी भी बिल्डिंग मटेरियल द्वारा आवरण बनाना, एक सराउंडिंग को सेपरेट करना, ही छत कहलाता है। यानी किसी भवन या इस प्रकार की अन्य किसी संरचना के शिखर पर किसी सामग्री द्वारा आवरण बनाना छत कहलाता है। छत भवन को वायुमंडलीय, छत के क्या क्या फंक्शन होते हैं रूफ के, तो उसकी अगर बात करते हैं तो जो रूफ है वो बिल्डिंग को क्लाइमेटिक जो इफ़ेक्ट है, जैसे सनलाइट है, रेन है इत्यादि से प्रोटेक्ट करती है। और छत का जो टाइप है वो डिपेंड करता है कि लोकल क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है तथा लोकली अवेलेबल मटेरियल के अनुसार हमें टाइप ऑफ रूफ का सिलेक्शन करना चाहिए। इसी प्रकार अगर बात करें तो जो रूफ का सिलेक्शन है वो उस पर कार्य करने वाले भार, वर्किंग लोड तथा स्पैन या फिर कहें स्पैन या लेंथ ऑफ बीम, स्पैन और सफिशिएंट लाइट, अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट लाइट, पर्याप्त प्रकाश की उपलब्धता तथा हीट रेजिस्टेंट, उष्मारोधन आदि से प्रभावित होता है। जनरली जो रूफ होती हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं: स्लोप रूफ, प्लेन रूफ, सेल रूफ और डॉम्स। अब हम बात करें नेक्स्ट जो है उसमें अगर बात करते हैं डोर एंड विंडोज़ के बारे में,
तो डोर एंड विंडोज़ की बात करें तो किसी भी बिल्डिंग के किसी भी कमरे में हमें एक्सेस करने के लिए, अंदर पहुंचने के लिए एक मूवेबल बैरियर की आवश्यकता होती है, जिसे हम दरवाज़ा कहते हैं। ये जो विंडो होती हैं ये और फ्रेम्स हैं, ये मे बी मेड ऑफ टिम्बर और स्टील। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू इजी एक्सेस, कमरे में अगर प्रवेश की सुगमता से कराने के लिए दरवाजे हमेशा कॉर्नर में बनाने चाहिए। किसी कमरे में एक से अधिक दरवाजे बनाने पर उन्हें एक ही सीध में आमने सामने की दीवारों में भी बनाया जाना चाहिए। खिड़कियां हैं, जो विंडोज़ हैं, उनका फंक्शन होता है कि कमरे के अंदर सफिशिएंट सनलाइट मेंटेन रहे, उचित लाइट मेंटेन रहे, तथा एयर सर्कुलेशन के लिए भी आवश्यक होती है, तथा एकांत बनाए रखने के लिए लगाई जानी चाहिए। कमरे में वायु के पर्याप्त मात्रा में प्रवेश के लिए खिड़कियां यथासंभव आमने सामने की दीवारों में बनाई जानी चाहिए, ताकि जो एयर सर्कुलेशन है उसका इफेक्ट पूरे कमरे में इक्वली हो। खिड़कियां जो विंडो होती है नॉर्मली टिम्बर, स्टील और एल्युमिनियम आदि से निर्मित होती हैं। दीवारों में दरवाजे और खिड़कियां आदि के शिखर के ऊपर खुले स्थान के भार को वहन करने के लिए उन्हें कवर पाटने की आवश्यकता होती है, जिन्हें हम आर्च या लिंटल कहते हैं। इस प्रकार के खुले स्थान पर हमें लिंटल या मेरा आर्च फिक्स किए जाते हैं। जो लिंटल होता है मे बी मेड ऑफ वुडन, स्टोन और स्टील, एंड लेटेस्ट वी आर यूजिंग रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट के भी बनाए जाते हैं। अब बात करें आगे, ईंट और जो पत्थर हैं या कंक्रीट के जो वेज शेप के आकार के ब्लॉक हैं, उनके द्वारा हम सर्कुलर या हाफ सर्कुलर आर्च का निर्माण कर सकते हैं। जो आर्च है उसका प्रत्येक ब्लॉक अपना भार एक दूसरे ब्लॉक के प्रतिरोध के कारण उसको बियर करता है, और ऑल आर्चेज समस्त मेहराब के दोनों ओर की टैंकों या अंत्याधारों के प्रतिरोध के कारण टिका रहता है। अब हम बात करें स्टेप एंड स्टेयर्स की, तो इसके अंदर ये होता है कि कोई भी बिल्डिंग है उसके एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर सुगमता से पहुंचने के लिए हमें सीढ़ी, स्टेयरकेस, लिफ्ट या रैंप का प्रयोग किया जाता है, जिनमें से जो जनरली हम सीढ़ियाँ यूज़ करते हैं, और जहाँ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है वहाँ हम लिफ्ट का प्रयोग करते हैं। सीढ़ियाँ में जो स्टेप्स होते हैं वो एक सीक्वेंस में सीरीज में होते हैं, जिनका उपयोग अलग अलग फ्लोर पर कंफर्टेबली एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर मूवमेंट किया जा सकता है। अब बात करें पैरापेट वॉल। पैरापेट वॉल बेसिकली रूफ के ऊपर एक वॉल होती है, जिसका छत से फॉल होने से, गिरने से बचाने के लिए एज ए प्रोटेक्शन वॉल होती है। इसके अलावा जो पैरापेट वॉल होती है वो जो रेन वाटर होता है उसको उसका ड्रेनेज में भी हेल्प करता है। इसके बाद हम बात करें तो जो सब स्ट्रक्चर में हमने देख लिया फाउंडेशन। अब जो नॉमिनल डायमेंशन है बिल्डिंग कंपोनेंट की, कि प्लिंथ, जो जैसे पहले हम बात करते हैं तो प्लिंथ की उसकी जो हाइट है नॉमिनल डायमेंशन होती है वो 30 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर एंड 90 सेंटीमीटर में हम नॉमिनल डायमेंशन सेलेक्ट कर सकते हैं। वॉल थिकनेस, पार्टीशन वॉल और लोड बेयरिंग वॉल। अगर वॉल थिकनेस की बात करें, अगर हमारे पास वॉल पार्टीशन वॉल है उस केस में हम 10 सेंटीमीटर की वॉल थिकनेस प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर लोड बेयरिंग वॉल है इन दैट केस 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर की वॉल थिकनेस प्रोवाइड कर सकते हैं। लिंटल की बात करें तो लिंटल की थिकनेस जो बिल्डिंग में यूज़ होती है वो 15 सेंटीमीटर होती है। छज्जे जो प्रोजेक्शन होता है उनका हम 30, 45, 60, 75, 90 सेंटीमीटर प्रोवाइड करते हैं। स्लैब थिकनेस की बात करें तो जनरली ये 100 mm टू 150 mm की स्लैब प्रोवाइड की जाती है। पैरापेट वॉल थिकनेस की बात करें तो इट इज़ इक्वल टू पार्टीशन वॉल थिकनेस एंड सेम इक्वल टू 100
सेंटीमीटर। पैरापेट हाइट जनरली वी प्रोवाइडेड 3.5 फीट अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर। डोर विड्थ की बात करें जो 0.8 मीटर से लेके 1.2 मीटर तक प्रोवाइड करते हैं, और डोर की जो हाइट होती है 1.8 मीटर टू 2.2 मीटर एंड 2.1 मीटर। सिल हाइट की बात करें 0.07 टू 0.1 मीटर। लिंटल हाइट 2 मीटर फ्रॉम फ्लोर लेवल। तो इसमें हमने जाना कि बिल्डिंग कंपोनेंट होते हैं, उनमें सुटेबल जो नेशनल बिल्डिंग कोड द्वारा निर्धारित डायमेंशन कौन कौन से उपयोग में ली जाती है। थैंक यू। इस आगे हम देखते हैं सम टेक्निकल टर्म्स रिलेटेड टू बिल्डिंग। बिल्डिंग से संबंधित कुछ शब्दावली। अब उसके अंदर अगर बात करें तो हम बिल्डिंग, जैसे बिल्डिंग की हाइट, बिल्डिंग हाइट, तो किसी भी बिल्डिंग की भवन की ऊंचाई उसकी शेप पर डिपेंड करती है। समतल छत वाले भवनों की ऊंचाई समीप की सड़क के मध्य बिंदु से औसतन तल ऊंचाई जो मीन सी लेवल होता है, या भवन के सबसे ऊंचे बिंदु टॉप पॉइंट के बीच की ऊर्ध्वाधर जो ऊंचाई होती है, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई भवन ऊंचाई कहलाती है। ढालू छत वाले भवनों के लिए बाह्य दीवार की बाह्य सतह या ढालू की सतह के कटाव बिंदु के समीप, अगर कहीं हम स्लोप्ड सरफेस है, अगर फ्लैट बिल्डिंग फ्लैट रूफ प्रोवाइड किए तो उस केस में हम जो बिल्डिंग के समीप में जो सड़क है उसके मिड पॉइंट से बिल्डिंग के टॉप पॉइंट तक के मध्य, दोनों बिंदुओं के मध्य ऊर्ध्वाधर दूरी भवन ऊंचाई कहलाती है। यदि बिल्डिंग के समीप में कोई सड़क नहीं हो तो समीप के औसत तल या भवन के उपरोक्त बिंदुओं तक की दूरी को भवन ऊंचाई कहते हैं। भवन का बात आती है आगे नेक्स्ट, ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग। तो यहाँ हम देखते हैं कि बिल्डिंग का ओरिएंटेशन क्या होता है। तो ओरिएंटेशन है किसी भी बिल्डिंग का ओरिएंटेशन इसकी एयर और भौगोलिक जियोग्राफिकल डायरेक्शन द्वारा निर्धारित किया जाता है। बिल्डिंग की दिशा इस प्रकार से निर्धारित की जानी चाहिए कि भवन को सूर्य एवं वायु का भरपूर उपयोग मिल सके। मैक्सिमम बेनिफिट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सन एंड एयर। इसके साथ ही भवन पर प्रकृति का जो नेचर का डेट्रीमेंटल इफेक्ट है वो भी बियर नहीं करना हो। और जो बिल्डिंग के ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग को फॉलोइंग फैक्टर्स प्रभावित करते हैं। फर्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट, सूर्य किरणों की तीव्रता। दूसरा है वर्ष भर चलने वाली वायु की विभिन्न दिशाएं। डायरेक्शन ऑफ विंड रनिंग अक्रॉस द ईयर। अब बात करें नेक्स्ट जो आता है इम्पोर्टेंट टर्म है वो है बिल्डिंग लाइन। वह रेखा जो किसी भवन की कुर्सी के समीप वाली सड़क की ओर जिस सीमा पर कानूनी तौर से बढ़ाई जा सके वह भवन रेखा कहलाती है।